तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 19। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय गान जन गण मन की मौलिक कृति किस भाषा में है। हम लोग जानते हैं कि हमारा राष्ट्रगान कौन सा है, जन गण मन। वहीं पे बात करें राष्ट्रीय गीत का तो वो क्या है, वंदे मातरम। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय गीत जन गण मन, मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो इसका जो रीजनल लैंग्वेज था, ये कौन सा लैंग्वेज था, ये था आपका बांग्ला। ठीक है, लेकिन बाद में आपका इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, सब चीज में इसका ट्रांसलेट किया गया था, संस्कृत में भी किया गया, लेकिन इसका मूल लैंग्वेज था ये आपका बांग्ला था। और इस बार ये BSSC सीरियल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। हम लोग आते हैं इसके बारे में। तो देखना, अगर बात करें राष्ट्रगान का तो पहली बार, ठीक है, फर्स्ट टाइम कब गाया गया था, तो देखिएगा 27 दिसंबर 1911 को। और कब गाया गया था, तो देखो इसमें हम लोग आजाद नहीं थे, इसमें हम लोग गुलाम थे, और किसके, अंग्रेज के। इसमें आपका कांग्रेस का अधिवेशन होता था हर साल, ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन। और कौन सा अधिवेशन, तो ये था आपका कोलकाता अधिवेशन। ठीक है, कोलकाता अधिवेशन में पहली बार क्या गाया गया था, तो हमारा राष्ट्रगान, जिसका नाम क्या था, जन गण मन। इंपॉर्टेंट कि इस समय की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो अध्यक्षता कर रहे थे बिशन नारायण धड़। कौन, बिशन नारायण धड़ द्वारा इस कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता किया गया था। वहीं पे बात करें राष्ट्रगीत, हमारा राष्ट्रगीत कौन सा है, यह आपका वंदे मातरम, जो किसके द्वारा लिखा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और देखिएगा ये पहली बार कब गाया गया था, ये गाया था 1896 ईस्वी में, 1896 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन। एक चीज कॉमन है दोनों में, क्या, तो दोनों आपका कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था। और इम्पोर्टेंट क्या, इस सेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये किए थे रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और भी हम लोग इसे देख सकते हैं, जैसे संविधान सभा द्वारा आपका राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था, राष्ट्रीय गान को हो या फिर राष्ट्रगीत को हो, दोनों को 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। कब, 24 जनवरी 1950। अगर बात करें तो राष्ट्रीय गान कितने समय में गाया जा सकता है, 52 सेकेंड। ठीक है, कितना, 52 सेकंड में मैक्सिमम, इससे पहले ही खत्म करना होता है, मतलब एग्जैक्ट इसी टाइम में। और देखना अमिताभ बच्चन पे हमें मतलब 2 बार ऐसा हुआ है कि कभी वो ज्यादा टाइम पे गा दिए, कभी कम टाइम पे गा दिए, तो डिफॉर्मेशन का या फिर कहो तो PIL जारी कर दिया जाता है अगर ज्यादा टाइम ले लिया जाता है तो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसा सिचुएशन होता है कि टाइम कम होता है, मतलब कम टाइम में ही गाना होता है, तो उस समय 20 सेकंड में भी गा सकते हो। ठीक है, नॉर्मली इसका लैंग्वेज होता है, इसका टाइम होता है 52 सेकंड का, लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है तो आप 20 सेकंड में गा सकते हो। 20 सेकंड बोले तो इसका पहला लाइन और लास्ट लाइन आप गा सकते हो 20 सेकंड में। ठीक है, और हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका मूल लैंग्वेज क्या हो जाएगा, बांग्ला। लिखा गया था किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर। और हम लोग जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये पहले भारतीय है जिनको नोबेल अवार्ड मिला था। किस चीज से रिलेटेड मिला था, साहित्य से रिलेटेड। चलो ठीक है, यहाँ पे इतना क्वेश्चन हुआ। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखा था। पंचतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट बुक, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ये बुक किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा, विष्णु शर्मा। और अगर देखें तो देखना है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, जैसे जयदेव। ठीक है, जयदेव किस बुक के लेखक थे, देखिएगा यहाँ पे पहले आइएगा कालिदास। ठीक है, ये मालविका अग्निमित्रम लिखे थे, मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम। और देखिए तो रघुवंशम, ये भी किसके द्वारा लिखा गया था, कालिदास के द्वारा। विष्णु शर्मा के द्वारा आपका लिखा गया था क्या, पंचतंत्र। वही देखिएगा भवभूति के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था, तो भवभूति के द्वारा लिखा गया था उत्तर रामचरित। ठीक है, उत्तर रामचरित लिखा गया था आपका किसके द्वारा, भवभूति के द्वारा। और हम लोग अगर देख सकते हैं तो देखिएगा मालती माधव हो जाएगा, मालती माधव। इंपॉर्टेंट है सब, ये तो खैर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हमेशा पूछता है। मालती माधव किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया आपका भवभूति के द्वारा। और एक चीज और याद रखिएगा, महावीर चरित, ये भी किसके द्वारा लिखा गया, ये तीनों बुक लिखा गया था आपका भवभूति के द्वारा। ठीक है, वहीं पे देखिएगा तो जयदेव इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है क्या, गीत गोविंद। कौन सा बुक, गीत गोविंद। ये किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया जयदेव के द्वारा। और अगर देखें तो क्या, तो ये किसके दरबार में रहते थे, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है कि जयदेव किसके दरबार में थे, ये तो लक्ष्मण सेन के दरबार में। किसके दरबार में, लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन के दरबार में कौन थे, जयदेव। चलिए यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिएगा क्या बोल रहा है, शारदा अधिनियम का संबंध किससे है, शारदा एक्ट कहो, शारदा अधिनियम कहो, ये संबंधित है आपका किससे, तो देखना ये हो जाएगा आपका बाल विवाह से। ठीक है, किससे संबंधित है,
बाल विवाह से। अब देखो क्या होता था ना कि पहले पहले क्या होता था कि लड़की 10 साल की भी है तो 40 साल के अंकल से भी उसका शादी करा दिया जाता था। और होता क्या था कि देखो लड़की मान लो मतलब जरूरी नहीं 10 साल, मतलब छोटे से उम्र में ही लड़की का शादी कर दिया जाता था। लड़का लड़का नहीं होता था, लड़का अंकल होता था। और क्या किया जाता था, लड़की 10 साल की, लड़का 40 साल का, जब तक लड़की प्यूबर्टी एज में आती थी वो लड़का क्या होता था, बूढ़ा हो जाता था और मर जाता था। तो देखो एक छोटा सा जो गलत काम होता था, क्या बाल विवाह जब कर दिया जाता था तो उसे कितना कुछ होता था। छोटे में शादी हो गया, पहला गलत काम तो यही हो गया। दूसरा, जब तक कि वो लड़की प्यूबर्टी एज में आती थी वो लड़का बूढ़ा हो गया, वो लड़का मर गया, ठीक है। उसके बाद होता क्या था, लड़की प्यूबर्टी एज में कम एज में क्या हो जाती थी, विडो हो जाती थी या फिर कहो तो विधवा हो जाती थी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, विधवा हो गई। उसके बाद यही सब बहुत सारा कुरीति चलने लगा था, मतलब बहुत भी कुछ सती प्रथा वगैरह भी जो आगे जाके सबको डिमोलिश किया गया था। वही पे आना शारदा अधिनियम। तो जब अंग्रेज लोग यहाँ था, ठीक है, जब अंग्रेज लोग यहाँ था तो कुछ कुछ जैसे ये शारदा अधिनियम किसके द्वारा बनाया गया, ये बनाया गया हरविलास शारदा द्वारा। हरविलास शारदा द्वारा ये अधिनियम बनाया गया। और देखिएगा इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि ये पारित कब हुआ था, तो देखिएगा ये पारित हुआ था 28 सितंबर 1929 को। कौन, ये आपका शारदा एक्ट। बट लागू कब हुआ था, लागू हुआ था 1 अप्रैल 1930 को। लागू कब हुआ, लागू हुआ आपका 1 अप्रैल 1930 को। तो पहले क्या था इसमें, शारदा एक्ट में एक नियम बनाया गया कि नहीं इतने से कम उम्र की लड़की का शादी नहीं होगा और इतने से कम उम्र का लड़का का शादी नहीं होगा। तो जो पहली बार, ठीक है, पहली बार जो आया तो उसमें आया गर्ल का एज कम से कम कितना होना चाहिए, 14 साल, और बॉय का उम्र कम से कम कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 18 साल। लेकिन बाद में फिर से इसको संशोधित किया गया और अभी के अकॉर्डिंग अभी हम लोग क्या देखते हैं कि गर्ल का एज कितना होना चाहिए, लगभग 18, और बॉय का उम्र कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 21। चलिए तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ये हो गया आपका बाल विवाह। और देख रहे हो ये आपका सती प्रथा हो गया, ये आपका विधवा पुनर्विवाह हो गया, सब और सब स्टार्ट ही किससे होता था, ये स्टार्ट होता था बाल विवाह से। जैसे देखो सती प्रथा होता क्या था कि लड़का ज्यादा उम्र का है, बूढ़ा हो गया, मर गया, और लड़की को भी जबरदस्ती क्या होता था इसमें जला दिया जाता था। विधवा पुनर्विवाह वही, लड़का बूढ़ा हो गया, मर गया, और यंग लड़की बेचारी छोटी बच्ची भी जो होती थी उसको मतलब विधवा टाइप का लाइफ पूरा तरह से जीना पड़ता था। जैसे बात करें सती प्रथा तो इसको राजा राम मोहन राय द्वारा काफी इसको मतलब डिमोलिश करने का कोशिश किया गया था। लास्ट में आपका विलियम बेंटिक द्वारा कानून बनाया गया और इसको खत्म किया गया। वही विधवा पुनर्विवाह के बारे में जानते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कौन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा विधवा पुनर्विवाह को शुरू करवाने में काफी अच्छा रोल निभाया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, कार्ल लीनियस को। लीनियस ने पौधों को कितने वर्गों में विभाजित किया था, तो ये किया था 24 वर्गों में। कितने वर्गों में, 24 वर्गों में कार्ल लीनियस ने पौधों को क्या किया था, तो विभाजित किया था। वहीं पे देखिएगा एक आपका पुष्पधारी पौधा, पुष्पधारी पौधा, इसको कितने भाग में बांटा था, 23 भाग में। और अपुष्पधारी पौधा को कितने भाग में बांटा था, ये बांटा था आपका 24 वर्ग में। चलिए आगे देखिएगा, अगर बात करें लीनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है, उनको कहा जाता है, वही देखिएगा फादर ऑफ वनस्पति विज्ञान, मतलब वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। किसे, थियोफ्रेस्टस, ठीक है। वही देखिएगा फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, अरस्तु को। फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, अरस्तु को। फादर ऑफ वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कार्ल लीनियस, ठीक है। और हम लोग क्या देख सकते हैं, जैसे देखिएगा इन्होंने आपका पुष्प को 2 भाग में बांटा था। एक तो क्या, एक था आपका क्रिप्टोगेमस, ठीक है, और दूसरा देखिएगा फेनरोगेम्स हो जाएगा, फेनरोगेम्स। अब यहाँ पे क्या हो गया, तो क्रिप्टोगेम्स वैसे पौधों को कहा जाता था, वैसे पेड़ को कहा जाता था जो अपुष्पीय और अबीजीय होता था। मतलब ऐसा पौधा जिसमें पुष्प भी नहीं होता हो, ठीक है, और ऐसा पौधा जिसमें बीज भी नहीं होता हो, ओके। जबकि फेनरोगेम्स किसको कहा जाता था, वैसा पौधा जिसमें पुष्प भी होता हो, और वैसा पौधा जिसमें क्या होता हो, तो बीज भी होता हो। यहाँ पे हम लोग देख लिए कि आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कितना, 24। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। नाइट्रोजन विशेष तत्व होता है, ऑप्शन देखना बहुत अच्छा चीज है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। पहले तो आओ देखते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसा क्या है, प्रोटीन क्या है। तो देखना कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है, क्या देता है, इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट मतलब क्या होता है, तुरंत, ठीक है। इंस्टेंट मतलब आप कार्बोहाइड्रेट लोगे तो आपके बॉडी में तुरंत क्या होगा, एनर्जी आप फील करोगे। जैसे हम लोग जानते हैं इंस्टेंट एनर्जी के लिए ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है, C6H12O6,
ठीक है। यहाँ पे आना ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला ही क्या होता है, या फिर कार्बोहाइड्रेट भी कर सकते हो, क्या हो जाएगा C6H12O6। कभी कभी क्या होता है ना कि इसका रेशियो ही पूछ लेता है कि बताओ कार्बन का कितना अणु है, तो ये हो गया आपका 6, हाइड्रोजन का 12 और आपका ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 6, और जब आप इसको कट करोगे तो 1:2:1, मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि पूछ देगा कि बताओ ग्लूकोज में कितने अणु के रेशियो होते हैं, तो पहले तो कार्बन के होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, ऑक्सीजन के होते हैं, किसके, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, किस रेशियो में होते हैं, तो देखना 1:2:1, ठीक है, और होता कितना है, तो C6H12O6। चलो अब देखो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो हमें एनर्जी देने का काम करता है। जैसे अगर हम खड़े हैं, अगर हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो किस वजह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके बॉडी में इंस्टेंट मात्रा में या फिर एक आपका लिमिटेड मात्रा में क्या है, एनर्जी। एनर्जी कहाँ से आया, कार्बोहाइड्रेट से आया। जितना भी मीठा चीज होता है, ठीक है, जितना भी मीठा चीज होता है सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, या फिर जो जड़ से निकलता है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, जिसको डायबिटीज हो जाता है क्या बोलता है कि आलू नहीं खाना, चावल नहीं खाना, तो वो क्या, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। दूसरा फैट, ठीक है, यहाँ पे देखना फैट मीन्स क्या हो गया, वसा, ये क्या है, ये भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन अंतर क्या है, तो जो आपका फैट होता है वो आपके बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है, क्या होता है, बॉडी में स्टोर हो जाता है और वो आपको बाद में काम देगा, ठीक है, मतलब अभी तो काम देगा, बाद में भी काम देगा, बट ये कार्बोहाइड्रेट आप अभी लिए और अभी ही आपका काम देना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे पूछ कर रहा है, तो देखो हम लोग क्या देखें, ग्लूकोज बोलो या कार्बोहाइड्रेट बोलो, इसमें क्या क्या होगा, तो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। वसा देखो तो इसमें भी सेम चीज होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, लेकिन नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन किसमें होगा, तो प्रोटीन के बारे में देखना, इसमें भी आपका क्या क्या होगा, पहले तो ये तीन होगा, साथ में नाइट्रोजन भी होगा। मतलब क्या हुआ, हम लोग देखें कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन में सबसे ज्यादा तत्व किसमें होता है, ये होता है आपका प्रोटीन्स में। ज्यादा क्या बढ़ गया, ये बढ़ गया आपका नाइट्रोजन, और इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट और फैट के तुलना में नाइट्रोजन या फिर कह सकते हो प्रोटीन, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं कहोगे, प्रोटीन को पचने में काफी टाइम लगता है, ठीक है। चलिए, और हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें तो प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, ये होता है क्वासियोरकर। क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी का नाम है। चलो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 4 पे, 6 नंबर पे आ गया, हाँ चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिएगा, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। चोटी मतलब बाल वाला चोटी नहीं, चोटी मतलब हो गया आपका पहाड़ या पर्वत श्रृंखला वाला। यहाँ पे देखना बात कर रहा है दक्षिण भारत, क्या भारत दो है, नहीं, भारत एक ही है, लेकिन हम लोग इंडिकेट करने के लिए क्या कर लेते हैं, नीचे वाला दक्षिण भारत और ऊपर वाला क्या हो जाएगा उत्तर भारत, और बीच में क्या हो जाएगा मध्य भारत। बात करें दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका अनाई-मुडी। कौन सा चोटी हो जाएगा, अनाई-मुडी, जो किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका केरल में। कितना ऊंचा है, तो 2695 मीटर, ठीक है, और है कहाँ, तो ये है आपका केरल में, ठीक है, कहाँ है, ये है आपका केरल में। वहीं देखना दोदा बेटा, और ये आपका दक्षिण भारत का पहला ऊंचा चोटी है या फिर सर्वोच्च चोटी है। आगे देखना दोदा बेटा, ये आपका दक्षिण भारत का दूसरी ऊंची चोटी है, कितना ऊंचा है, तो 2627 मीटर, और है कहाँ, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में सेकेंड ऊंची चोटी है, और नीलगिरी पर्वत पर स्थित है, नीलगिरी पर्वत पर, ठीक है, नीलगिरी पर्वत पर स्थित है। वहीं देखना गुरु शिखर, ये अरावली की, ठीक है, ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं देखते हैं अरावली, तो देखना स्पेल करिएगा, गुरु शिखर का ऊंचाई कितना है, यह आपका 1722 मीटर, ठीक है, इसका नहीं पूछता उतना ऊंचाई। अरावली, अरावली देखना राजस्थान, गुजरात, दिल्ली वगैरह में भी ये फैला हुआ है, ठीक है, अरावली। और पूरे विश्व में सबसे पुरानी चोटी, सबसे पुराना पेड़ कौन, सॉरी सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है, ये हो जाएगा आपका क्या, अरावली, ठीक है, अरावली सबसे पुरानी पहाड़ है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, गुरु शिखर। अब देखो यहाँ पे केटू आया है, तो हम लोग यहाँ पे डिटेल में देख लेते हैं। जैसे देखना पूरी दुनिया में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, और ये किसके नाम पे रखा गया है, ये नाम माउंट एवरेस्ट, ये नाम रखा गया है सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर, ठीक है, और ये कौन थे, तो ये ब्रिटेन के थे, ठीक है, ब्रिटेन के। चलिए देखिएगा माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है, ये है 8848, या कहीं कहीं आप 8850 भी पढ़ सकते हो। आगे आना सेकंड, पूरी दुनिया की सेकंड ऊंची चोटी कौन सी है, ये है माउंट या फिर केटू कह सकते हो, केटू, जो काराकोरम श्रेणी की दूसरी ऊंची चोटी है। इसका नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन
गॉडविन ऑस्टिन। ऊंचाई कितनी है इसकी? ऊंचाई है 8611 मीटर। ये पूरी दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। देखो है तो भारत का, बट क्या है ना कि ये जो एरिया है अभी POK वाले साइड में है, जो अभी डिस्प्यूट का मामला बना हुआ है। ना अभी भारत का ये कह सकते हो, ना पाकिस्तान का कह सकते हो, लेकिन इन फ्यूचर तो आएगा भारत में ही। चलो आगे आ जाओ, वही बात करते हैं पूरी दुनिया का थर्ड ऊंचा चोटी। तो ये कौन सा है? ये आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। और ये कहाँ है? तो देखना 8586 मीटर ऊंचा है, और है कहाँ? तो ये सिक्किम में है, ठीक है। और कुछ कुछ इसका रीजन नेपाल में भी पड़ता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? सिक्किम और नेपाल दोनों में, और ये भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ठीक है। इसके बारे में आप ये याद रखना कि पूरी दुनिया की तीसरी और भारत की पहली ऊंची चोटी है, ठीक है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? प्रश्नकाल नाम से समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन पूछने का काल होता है। वो किससे? देखो जो आपके सरकार में बैठे हुए संसद में, ठीक है, सांसद लोग। लेकिन देखो सारे सांसद मंत्री नहीं बनते हैं। संसद में भले ही इतने सारे लोग बैठे हुए, लेकिन मंत्री सारे नहीं होते, मंत्री कुछ होते हैं। तो उनमें से जो सवाल जवाब किया जाता है उसी काल को प्रश्नकाल और आपका शून्यकाल कहा जाता है। देखना प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? शून्यकाल। ये कितने से कितने बजे तक चलता है? तो ये चलता है 12 बजे से 1 बजे तक, ठीक है। और ये जो प्रश्नकाल है ये आपका जो स्टार्ट होता है, मतलब जैसे ही आपका सदन स्टार्ट हुआ उसी टाइम के पीरियड में चलता है 11 से 12 बजे तक, ठीक है। और 12 से 1 क्या होता है? ये होता है आपका शून्यकाल। प्रश्नकाल में क्या होता है कि मंत्री परिषद से या फिर मंत्री सरकार से आप सवाल कर सकते हो, हम नहीं कर सकते, जो वहाँ बैठा हुआ है वो कर सकता है। और तारांकित क्वेश्चन मतलब पहले से बता दिया जाता है कि हाँ आपसे इतना सवाल किया जाएगा, ये सवाल किया जाएगा प्रश्नकाल में। बट शून्यकाल में क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं दिया जाता, ठीक है। और कहाँ? तो संसद। बात करें संसद तो देखना संसद का चर्चा किस अनुच्छेद में है? यह है 79 में, 80 में, 81 में, ठीक है। 79 में क्या है? संसद। 80 में क्या है? स र ला, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा, ठीक है। चलो आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे? देखो ये सब नाम बहुत ही कम सुनने को मिलता है, जैसे हम लोग जानते हैं जब हम लोग सिख धर्म के बारे में बात करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा नाम गुरु गोविंद साहिब का ही आता है। यहाँ पे देखिएगा, हम लोग पूरा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिएगा सिख धर्म के, जैसे सिख धर्म किस धर्म से टूट के बना था? तो ये बना था हिंदू धर्म, ठीक है। हमारे धर्म से ये टूट करके बना था, क्यों? क्योंकि हमारे धर्म में हम लोग जानते हैं कि बहुत सारा कुरीति आ गया था, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया। कहाँ से टूटा? तो आपका टूटा सिख धर्म से, सॉरी हिंदू धर्म से, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा आया था कि हमारे धर्म में बहुत सारा मतलब डिस्क्रिमिनेशन होने लगा, अंधविश्वास बहुत ज्यादा फैलने लगा, एक बहुत देववादी हो गया, मतलब बहुत सारे देवताओं का पूजा पाठ होने लगा। जबकि आप देखोगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसमें तो भगवान को वैल्यू ही नहीं दिया गया, भगवान के अस्तित्व को माना गया है, लेकिन कर्म कांड को थोड़ा भी वैल्यू नहीं दिया गया। वही देखना सिख धर्म में यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक भगवान होते थे, ना कि हमारे धर्म के जैसे बहुत सारे भगवान, ठीक है। ये देखना बौद्ध धर्म, अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में, हिंदू धर्म से टूटा, लेकिन आगे जाके इसमें भी विभाजन, ठीक है, विभाजन हो गया था। जैसे बौद्ध धर्म में देखना हीनयान और महायान में टूटा, जबकि जैन धर्म के बारे में जानते हैं श्वेतांबर और दिगंबर में टूटा। वहीं हिंदू धर्म से टूट के कौन सा धर्म बना? सिख धर्म। कब बना? 15वीं सदी में। कब बना था? 15वीं सदी। चलिए आइएगा, सिख धर्म के संस्थापक तो पहले तो आ जाए, 15वीं सदी में इस धर्म का स्थापना हुआ, ठीक है। कैसा था? तो एकेश्वरवादी था। कैसा था? एकेश्वरवादी, एकेश्वरवादी। दूसरा आइएगा, इस धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक साहब, ठीक है। कौन थे? गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, ठीक है। जन्म कब हुआ था? 1469 में। कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में, ठीक है, जो आज पाकिस्तान वाला एरिया है। और ये अब क्या कहलाता है? ननकाना साहब, ननकाना साहिब ये एरिया कहलाता है, ठीक है। ये क्या थे? तो गुरु नानक देव पहले गुरु थे। नाम सुनिएगा, पहले तो हो जाएंगे गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास और 5वें गुरु अर्जुन देव। फिर गुरु हरगोविंद, हरकिशन, हर राय, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। टोटल 10 गुरु का नाम हुआ। हम लोग यहाँ पे सारा नहीं देखेंगे, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एक बार फिर से सुनिएगा। गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। छठे नंबर पे गुरु हरगोविंद, गुरु हरकिशन, गुरु हर राय, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। चलिए आइएगा, जैसे देखिएगा गुरु नानक देव के बारे में, इन्होंने क्या स्टार्ट करवाया था? इन्होंने लंगर प्रथा, ठीक है, लंगर प्रथा को कौन शुरू करवाया था? तो ये स्टार्ट करवाए थे कौन? गुरु नानक देव। फिर आगे जाकर के गुरु नानक देव का भाई, ठीक है, गुरु नानक देव का भाई जिसका नाम क्या था? लहना। क्या नाम था? लहना। यही आगे जाके क्या बना? तो यही आगे जाकर बना गुरु अंगद, ठीक है, गुरु अंगद। और इनके द्वारा क्या करवाया गया?
तो जो लंगर प्रथा था, क्या, तो लंगर प्रथा को मतलब एकदम नियमित रूप से करवा दिया स्टार्ट, ठीक है, नियमित रूप से स्टार्ट करवाया कौन, गुरु अंगद देव। वहीं देखिएगा गुरुमुखी लिपि, ठीक है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार भी कौन किया था, यही किए थे, गुरुमुखी लिपि। आइएगा नंबर थर्ड में, नंबर थर्ड पे कौन थे, नंबर थर्ड पे थे अमरदास, ठीक है, नंबर थर्ड पे थे गुरु अमरदास, ठीक है, कोई खास इनके बारे में चर्चा नहीं मिलता है। उसके बाद आइएगा गुरु रामदास, गुरु रामदास, इनकी पत्नी जिसका नाम क्या था, बीबी भानी, उनको अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था। कितना, 500 बीघा जमीन, जो आज हम लोग क्या जानते हैं, तो अमृतसर शहर नाम से जानते हैं, ठीक है, 500 बीघा जमीन दिया था और वहीं पे इन्होंने क्या किया था, तो अमृतसर, ठीक है, अमृतसर नामक क्या, तो जलाशय तथा नगर की स्थापना की थी। गुरु रामदास की पत्नी को अकबर ने 500 बीघा जमीन दिया था, वहां पर इन्होंने क्या किया था, तो अमृतसर नामक नगर बसाया था। क्या बसाया था, अमृतसर नामक जलाशय तथा नगर बसाया, कौन, तो ये बसाए थे कौन, गुरु रामदास। वहीं पे आइएगा गुरु अर्जुन देव, देखो यहाँ पे अकबर कितना अच्छा काम किया था कि इनको जमीन डाल दिया, ठीक है। वहीं पे देखिएगा अगले कौन आएंगे, 5वें नंबर के गुरु अर्जुन देव। देखो कैसे याद रखोगे, 5वें वाला थोड़ा सा ट्रिक, यहाँ पे 5 पांडव थे, उसमें अर्जुन बहुत ही ज्यादा आपका योग्य था, तो आप ऐसे याद रखना कि 5वें नंबर के कौन हो जाएंगे, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। इसके बारे में, तो इनको जहांगीर ने इनको मरवा दिया था, जहांगीर ने इन्हें क्या किया, जहांगीर ने इन्हें मरवा दिया। देखो हम लोग आगे जाके देखेंगे कि 2 सिख गुरु ऐसे हुए जिसकी हत्या कौन करवा दी थी, तो ये करवा दिया था कौन, तो आपका वही एक का करवा दिया था आपका जहांगीर और एक करवा दिया था आपका औरंगजेब। यहाँ पे देखिएगा गुरु अर्जुन देव, इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की, आदि ग्रंथ की रचना कौन किया था, तो ये किए थे गुरु अर्जुन देव। और यहाँ पे देखिएगा तो जो आपका अमृतसर नगर बसाया गया था, ये जलाशय बसाया गया था, यहाँ पे मंदिर बनवाया गया, ठीक है, क्या बनवाया गया, मंदिर। और ये किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये बनाया गया था अर्जुन देव के द्वारा, जिसको हम लोग आज कौन से नाम से जानते हैं, गोल्डन टेम्पल। और यहाँ पे देखना ये 5वें गुरु हुए। 6ठे नंबर पे कौन थे गुरु, देखिएगा कौन कौन हुए, तो पहले तो हो गए आपके गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, फिर आपके गुरु अमरदास, गुरु रामदास, और 5वें नंबर के कौन हो गए, गुरु अर्जुन देव। और देखिएगा उसके बाद फिर कौन हो जाएंगे, हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, फिर होंगे हर राय, और फिर होंगे हर किशन। उसके बाद फिर कौन आ जाएंगे, गुरु तेग बहादुर, और फिर आ जाएंगे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। एक बार हम लोग पूरा इसका फुल सेशन ले आएंगे, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है बताना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट में ना ये सेशन ले आएंगे, जिसमें हम लोग सारे गुरु के बारे में कुछ ना कुछ देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है, निम्नलिखित में से कौन से गुरु हरकिशन के उत्तराधिकारी थे, तो देखिएगा हरकिशन के बाद कौन है, गुरु तेग बहादुर। आंसर क्या हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। हम लोग कुछ और देख लेते हैं, जैसे देखिएगा यहाँ पे अगर बात करें तो गुरु तेग बहादुर, इनकी भी हत्या कौन करवा दिया था, तो एक मुगल शासक ने करवाया था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका औरंगजेब। गुरु गोविंद सिंह के बारे में बात करें तो ये आपके सिख धर्म के कितने नंबर के गुरु थे, तो ये थे आपके 10वें नंबर के। वहीं पे याद रखिएगा कि गुरु तेग बहादुर, देखो यहाँ पे क्या हुआ ना कि अर्जुन देव का हत्या कौन करवा दिया, जहांगीर। और फिर इन्होंने हरगोविंद ने क्या किया था, तो अब सिख धर्म को भी सैन्य संगठन का रूप लेना शुरू किया था, जो कि आपका सिख धर्म जो था ये आपका सैन्य संगठन से या फिर कह सकते हो कि मारकाट से क्या होता था, ये दूर ही रहता था। यहाँ पे आइएगा हर राय हो गए और हरकिशन। एक क्वेश्चन क्या आता है कि कौन से ऐसे गुरु थे जिनकी मृत्यु चेचक से हुई थी, ये हो जाएंगे आपके हरकिशन, ठीक है। कौन, तो हरकिशन की मृत्यु कैसे हुई थी, ये हो गई थी आपके चेचक से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। चलिए आगे आइएगा क्वेश्चन नंबर 9, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखना गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। कब थे, तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, हम लोग जानते हैं। और इस समय बनारस में एक अधिवेशन हो रहा था, जिसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। बात करें गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना कौन करवाए थे, तो ये करवाए थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले और भी क्यों फेमस है, क्योंकि ये गांधी जी के गुरु थे, गांधी जी के राजनीतिक गुरु। इनकी मतलब डेथ कब हुई थी, तो 19 फरवरी 1915 को। देखना गांधी जी का नहीं, किसका, गोपाल कृष्ण गोखले का, जो उनके राजनीतिक गुरु थे। बात करें तो देखना दादा भाई नेहरू जी आपके ये कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे थे, तो 3 बार रहे थे। और कब कब रहे थे, तो देखिएगा
जो आपके दादा भाई नौरोजी हैं, कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे और ये रहे थे 1886, ठीक है, 1886 आप लिखते हैं, 1886, 1893 और इनके जस्ट बाद मतलब 1906 में, ठीक है, ये 3 ईयर तक आपके दादा भाई नौरोजी क्या रहे थे, तो अध्यक्ष रहे थे। वही बात करें तो देखना, ये जो आपके एक तो और कोई इंसान थे, ठीक है, वो भी 3 बार रहे थे, कौन थे वो, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री, पहले विदेश मंत्री, कौन से, जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने भी 3 बार अध्यक्षता की थी। कब कब, तो 1929, 1930 और 1936 का फैजपुर अधिवेशन, ये एकमात्र अधिवेशन था जो गांव में किया गया था, और किसके द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था, नेहरू। एकमात्र अधिवेशन जो गांव में किया गया था 1936 का फैजपुर अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था, गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। 1924 का बेलगांव अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसमें भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। 1925 का कोलकाता अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसमें पहली महिला अध्यक्षता की थी, अधिवेशन, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आते हैं आगे, जैसे देखिएगा बिहार के कितनेवे राज्यपाल होंगे, जिससे देखो अभी हम लोग जानते हैं कि बिहार के गवर्नर कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ये कितने नंबर के हैं, तो ये है आपके देखिएगा 41 नंबर के, ठीक है, मतलब सोचो कि बिहार में 41 राज्यपाल बन चुके हैं। इनके पहले कौन थे, फागू चौहान, जो भी कहाँ चले गए, तो वो चले गए मेघालय के क्या बन गए, गवर्नर। देखिएगा अगर बात करते हैं बिहार के बारे में, तो आजाद बिहार में जैसे देखो इस बार क्या हुआ था ना कि बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया, इंपॉर्टेंट हो गया है क्या, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, और वो भी आजादी के पहले, कौन थे वो थे जेम्स सिफ्टन, ठीक है। वही आजादी के बाद पहले कौन बने थे, तो जयराम दास दौलत राम, ठीक है। ये कौन रहे थे बिहार के, ये बिहार के गवर्नर रहे थे, पहले नंबर थे। बिहार के पहले सीएम कौन थे, ये थे बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये क्या रहे थे, ये रहे थे पहले नंबर के गवर्नर। अभी देखिएगा अभी बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, अभी बिहार में विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, देखिएगा इनके बारे में, ये कौन है, ये है अवध बिहारी चौधरी, कौन है, अवध बिहारी चौधरी। हम लोग जानते हैं कि हमारे बिहार में जो आपका विधानमंडल है द्विसदनात्मक है। द्विसदनात्मक मतलब क्या हुआ कि विधानसभा तो है, साथ साथ में क्या है, विधान परिषद भी है, ठीक है। तो देखो विधानसभा का सीट कितना है हमारे बिहार में, 243। वहीं बात करें विधान परिषद का हमारे बिहार में सीट कितना है, तो यह है आपका 75। वही देखिएगा विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है, अवधेश नारायण सिंह, ठीक है। लोकसभा में बिहार से कितने लोग जाते हैं, तो 40। राज्यसभा में कितने लोग जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 16। बिहार के सीएम अभी कौन है, तो अभी है नीतीश कुमार। बिहार के अभी गवर्नर कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। आजादी के पहले कौन थे, जेम्स सिफ्टन। यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 41 नंबर का। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने भारत रत्न पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया था, तो पहले तो आइएगा भारत रत्न, इसका शुरुआत कब हुआ था, 1954 में। 1954 में पहली बार किसको मिला था, तो देखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वही देखिएगा उसके बाद 3 लोग को मिला था इस समय, ठीक है। और किसको मिला था, सीवी रमन, और किसको मिला था, तो सी राजगोपालाचारी। और अभी लास्ट में कब मिला है, तो 2019 में, ठीक है। 2019 में 3 लोग को मिला था, किसको, तो नानाजी देशमुख को मिला था, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा कि 2019 के बाद अभी तक क्या हुआ है, तो भारत रत्न किसी को नहीं मिला है। और एक किसको मिला था, एक मिला था प्रणब मुखर्जी को, ठीक है। एक तो मिला है नानाजी देशमुख को, दूसरा मिला है किसको, प्रणब मुखर्जी को, और तीसरा नाम क्या है, भूपेन हजारिका, ठीक है। कौन, भूपेन हजारिका, इनको भी क्या मिला है, तो भारत रत्न। 2019 में भी इकट्ठे 3 लोग को मिला था और उसके बाद अभी तक नहीं मिला। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे थे, ठीक है। देखिएगा इनके बारे में, देखो ये क्या किए थे ना कि भारत रत्न लेने से मना किए थे, तो ऐसा नहीं कि उसका सम्मान नहीं कर रहे थे। इनका कहना था कि जो जूरी मेंबर होता है, जो ये ऐसे अवार्ड को देता है, उसको नहीं लेना चाहिए। लेकिन बाद में इनको मिला था, जिस समय दिया जा रहा था उस समय ये मना किए थे। बाद में 1992 में इनको मरणोपरांत, मतलब मरने के बाद दिया गया था। अगर बात करें मरणोपरांत पहली बार किसको दिया गया,
ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री को, ठीक है। और कब दिया गया था? तो 1966 में। जबकि भारत रत्न स्टार्ट कब हुआ था? 1954 में। वही बात करें पद्म पुरस्कार पहली बार कब स्टार्ट हुआ? 1954 में। इस बार कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला? कितने लोगों को? तो देखना कैसे याद रखेंगे हम लोग जानते हैं कि पद्म अवार्ड 3 प्रकार का होता है। सबसे बड़ा पद्म विभूषण, उससे छोटा पद्म भूषण, उससे छोटा पद्म श्री। कितने लोगों को मिला? 6, 9, 91। 6 मिला पद्म विभूषण, 9 मिला आपका पद्म भूषण और 91 मिला पद्म श्री। चलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक चीज याद रखिएगा कि पहली महिला जिसको भारत रत्न मिला ये हो जाएगी इंदिरा गांधी। कब? 1971 में। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा? सिख धर्म में लंगर की अवधारणा किसने पेशकश की? देखो अभी हम लोग फुल डिटेल देखे थे, फुल तो नहीं कहोगे उसको, आधा ही देखे थे हम लोग। ऐसा नेक्स्ट वीडियो मतलब अगले ही दिन ऐसा वीडियो ले आएंगे जिसमें पूरे हम लोग सिख धर्म के गुरु के बारे में देख लेंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि लंगर की अवधारणा हम लोग देखे थे। लंगर व्यवस्था जिसमें क्या है, तो वहां पे क्या होता है ना कि गुरुद्वारा में मतलब कहो तो एक तरह से सबसे अच्छा धर्म भी इसको कह सकते हो। हमारे धर्म में क्या होता है आप देखना, मंदिर के पास अगर मंदिर के पास 4-5 भिखारी लोग या बच्चा लोग बैठा हुआ है तो हम लोग नहीं मतलब कुछ लोग जब निकलते हैं मंदिर से तो एकदम इतने को प्रसाद तोड़ करके बच्चा लोग को देंगे। लेकिन देखो ये आपका क्या होता है गुरुद्वारा वगैरह में कि फ्री में, ठीक है। अगर आप डेली भी खाना खाने जाओगे, अब गुरुद्वारा वाला देख रहा है कि आप डेली आ रहे हो खाने के लिए, फिर भी वो आपको फ्री में खिलाएगा और हमेशा अच्छा खाना ही खिलाएगा। तो ये चीज बहुत ही अच्छा चीज था। और स्टार्ट किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा देखना यहाँ पे, गुरु नानक देव के द्वारा, ठीक है। लंगर व्यवस्था स्टार्ट करवाया गया था गुरु नानक देव के द्वारा, जबकि इसको कंटिन्यूअसली बनवाया किसके द्वारा गया था? ये बनवाया गया था गुरु अंगद देव। पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक। और देखो यहाँ पे दोनों दिया हुआ है ना, गुरु अंगद देव। ऐसे ही पहचानने के लिए देगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। हम लोग को याद रखना है कि स्टार्ट कौन करवाया? गुरु नानक। और जबकि उसको कंटिन्यू नियमित रूप से कौन करवाया था? ये करवाए थे गुरु अंगद देव, जिनका बचपन का नाम क्या था? लहना, ठीक है। और गुरु नानक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सिख धर्म के संस्थापक थे। सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हमारे भूमि में कहा, पटना। और अभी देखना अभी यहाँ पे अगर बात करें तो अभी कौन है सिख धर्म के गुरु? तो देखना बाद में क्या हुआ था ना कि सिख धर्म का गुरु बनने के लिए फिर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होने लगा था। तो फिर क्या हुआ, गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा फाइनली जो उनका होली बुक है, ठीक है, उसको क्या बना दिया गया? उन्हीं को बना दिया गया गुरु। अब कोई गुरु नहीं बनता। चलो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? गुरु नानक देव। चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। ग्रीनलैंड, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, ठीक है। क्या? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड, ठीक है। लेकिन अगर हमारे भारत का बात करें तो कि भारत में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का है माजुली द्वीप। कौन सा? तो भारत का हो जाएगा माजुली द्वीप। और ये है कहाँ? तो ये है आसाम में। कहाँ? आसाम में। और कौन सी नदी पे बसा हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलिए यहाँ पे आइएगा, हम लोग बात करें ग्रीनलैंड के बारे में। तो जैसा क्वेश्चन क्या है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? अब देखो क्या बोल रहा है, जैसे आप मैप में जब ग्रीनलैंड देखोगे तो देखोगे ना कि भौगोलिक क्षेत्र मतलब वो देखने से लगेगा कि वो उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, ठीक है। भौगोलिक क्षेत्र से, भौगोलिक रूप से वो उत्तरी अमेरिका का पार्ट है, बट रियल में वहां पे कब्जा किसका है? तो डेनमार्क का, ठीक है। तो भौगोलिक रूप से तो ये उत्तरी अमेरिका का भाग है, लेकिन इस पर अधिकार, ये जो आपका ग्रीनलैंड है, इस पर अधिकार किसका है? तो अधिकार है डेनमार्क का, ठीक है। डेनमार्क तो इतना छोटा है कि आप अगर इसको मैप पे ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। तो अपना छवि ऐसा ही बनाना चाहिए कि आप भले ही देखने में बहुत छोटे हो, लेकिन आपका पकड़ इतना बड़ा रहे कि इतना बड़ा सा जो पूरा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है वो किसके अधिकार क्षेत्र में है? वो है आपके डेनमार्क के अधिकार क्षेत्र में, ठीक है। बात करें ग्रीनलैंड, तो इसका राजधानी कहाँ है? आई थिंक बहुत लोग नहीं जानते होंगे। इसका राजधानी है नुक, ठीक है। ग्रीनलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? नुक। जबकि डेनमार्क की राजधानी तो इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा? कोपेनहेगन, कोपेनहेगन, ठीक है। चलो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ये हो गया आपका उत्तरी अमेरिका। एशिया के बारे में बात करें तो ठीक है, भारत पूरे दुनिया का सबसे अच्छा देश, भारत कहाँ बसा हुआ है? ये आपका एशिया में। और अगर देखें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा हो जाएगा महाद्वीप? ये भी होगा आपका एशिया। वही जनसंख्या के अकॉर्डिंग देखें वो भी हो जाएगा हमारा एशिया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शिक्षा निम्न सूची में से किसका एक हिस्सा है? और देखिएगा इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन बिहार दरोगा मेंस में इस बार पूछा गया था। यहाँ पे हम लोग आते हैं, सबसे पहले तो आइएगा सूची क्या बोल रहा है यहाँ पे। सूची में तो हम लोग को समझ में आता है पैम्फलेट टाइप का हो, एक फाइनली वहाँ पे विवरण दिया हो। सबसे पहले देखिएगा हमारे संविधान में कितना अनुसूची है?
12, जो कि पहले नहीं था। पहले कितना था? पहले था 8, ठीक है। बाद में 4 को संशोधित करके डाला गया। लेकिन यहाँ पे सूची के बारे में बात करें तो देखिएगा संविधान का जो 12 अनुसूची है उसमें से 7वीं अनुसूची कितने नंबर की? तो उसमें से 7वीं अनुसूची है। इसमें क्या किया गया है? सूचियों का वर्णन किया गया है। अब सूची का वर्णन मतलब क्या? तो देखो आज भी आप देखोगे ना कि केंद्र और राज्य के बीच बहुत डिस्प्यूट होते रहता है। जैसे देखिएगा सरकारी आयोग, पूंछी आयोग, ये सब क्यों बनाया गया था? तो सरकार और केंद्र के बीच जो डिस्प्यूट होता है उसको रोकने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए। यहाँ पे क्या है? सूची, मतलब फाइनली सूची बना दिया गया कि ये काम केंद्र सरकार करेगा, ये काम राज्य सरकार करेगा और ये काम दोनों मिल करके करेगा। अब क्या हुआ कि पर्टिकुलर काम बांट दिया गया तो कोई भी झगड़ा नहीं होगा, फिर भी होते रहता है। चलो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले तो आ जाइएगा संघ सूची, ठीक है। कौन सा? संघ सूची। ये इसके अंतर्गत जो काम दिया गया है, मान लो कि ऐसे ऐसे आपका काम दिया गया ये सब काम, तो ये सब काम कौन करवाएगा? ये करवाएगा केंद्र सरकार। दूसरा आइएगा राज्य सूची, ठीक है। राज्य सूची में क्या हो जाएगा? तो इसमें जो भी काम दिया गया है ये कौन करवाएगा? ये पर्टिकुलर हर राज्य का वहाँ का चुना हुआ सरकार करवाएगा। वही नंबर 3 पे आना तो ये हो जाएगा आपका समवर्ती सूची। और मैक्सिमम क्वेश्चन क्या आता है कि समवर्ती सूची मतलब संविधान में एक समवर्ती सूची भी होना चाहिए। इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? ये लिया गया था ऑस्ट्रेलिया। कहाँ से? तो ये लिया गया था आपका ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। चलो तो यहाँ पे भी कुछ कुछ दिया गया कि इसमें काम कौन करेगा? तो दोनों मिल करके करेगा। अब देखिएगा क्वेश्चन क्या आता है, कैसे फंसाएगा कि संघ सूची में कितने विषय हैं। तो इसे एक चीज याद रखिएगा कि जब संविधान बना था उस समय संघ सूची में 97 विषय था, जो अब बढ़ करके कितना हो गया? 100। मतलब ये पहले था और ये आपका वर्तमान में है, ठीक है। और एक चीज देखिएगा कि राज्य को ज्यादा पावरफुल नहीं बनाया जा सकता है। अगर राज्य को पावरफुल बना देंगे फिर वो मतलब कुछ ज्यादा ही डिमांड करेगा, वो देश से हटने का भी कोशिश करता है। तो ज्यादा पावर किसके पास रहेगा? केंद्र सरकार के पास। वही देखिएगा राज्य सूची, इसके पास पहले 66 विषय था, लेकिन अब ये कितने विषय पे काम कर सकता है? 61। वहीं पर देखिएगा समवर्ती सूची, पहले इसमें 47 विषय था, लेकिन अब ये कितने विषय पे काम कर सकता है? तो ये कर सकता है 52, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 52, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ पे तुम लोग ये देख लिए, तुम लोग को समझ में आ रहा है कि इसमें पहले कम था ना, कम देखो पावर बढ़ा दिया गया किसका? केंद्र सरकार का। यहाँ पे ज्यादा था, जैसे कुछ छीन लिया गया, यहाँ पे कम था, इसको भी बढ़ा दिया गया। अब देखो ये हम जो बात किए थे मेंस का, बिहार दरोगा मेंस में क्या क्वेश्चन आया होता, तो बिहार दरोगा मेंस में इतना यहाँ पर डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, बोला था कि बताइए कि मतलब कुछ नाम दे दिया था, जैसे देखिएगा शिक्षा, ठीक है, शिक्षा दे दिया था, ठीक है, वन दे दिया था, माप तौल दे दिया था, था, और आपका न्यायिक समीक्षा दे दिया था, ठीक है, न्यायिक समीक्षा इससे रिलेटेड था मतलब। और फिर आपका जंगली जानवर से भी दे दिया था, वन में रहने वाला जंगली जानवर, ठीक है। ऐसे ही आपका 5 चीज था। और बोला गया था कि बताइएगा ये किस संशोधन के द्वारा, ठीक है, ये क्या किया गया था? तो राज्य सूची से कहाँ पहुंचा दिया गया था? समवर्ती सूची में। जैसे देखो ना यहाँ पे 66 था ना, इसे 5 कम किया, और देखो इसमें 47 था, इसमें 5 बढ़ा दिया गया, मतलब इससे उठा के किसमें डाल दिया गया? समवर्ती सूची में, ठीक है। एक यहाँ पे लगता है स्किप हो रहा है, देख लीजिएगा। ऐसे ही था कि आपका राज्य सूची से कौन कौन सा विषय उठा के कहाँ डाल दिया गया? समवर्ती सूची में, जो कि नंबर देख करके आप समझ सकते हो किसे उठाया और किसमें डाला, उसमें डाल दिया, ठीक है। तो ये किया गया था आपका 42वां संशोधन 1976 द्वारा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। 42वां संशोधन में इतना ज्यादा चेंजेस किया गया था। तो देखो यहाँ पे हम लोग को देखे समझ में आया, शिक्षा निम्न सूची में से किसका एक हिस्सा है? अभी के अकॉर्डिंग किसका है? तो ये हो जाएगा आपका समवर्ती सूची का। इससे क्या होता है? तो राज्य और केंद्र सरकार सबके बीच काम बटा हुआ है, कितना काम ये करवाएगा, इतना काम वो करवाएगा। एक चीज हम लोग यहाँ पे और देख लेते हैं क्या, तो देखिएगा पंचायत, ठीक है, पंचायत जो आपका पंचायत में चुना हुआ सरकार होता है वो कितने विषय पे काम करवाएगा? वो करवाता है आपका 29 विषय पे। वही बात करें नगर पालिका में जो आपका मतलब निर्वाचित सरकार होता है वो कितने विषय पे काम करवाता है? वो करवाता है 18 विषय पे, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिएगा क्या बोल रहा है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? देखो हुआ क्या कि अंग्रेज जहां से भी गया, अंग्रेज से भारत ही नहीं जहां से भी गया, भारत को मतलब सब देश को तोड़ के बर्बाद करके गया। जैसे जानते हैं हम लोग कि भारत आजाद भले ही हुआ था 1947 में, लेकिन उस समय से बहुत ज्यादा तबाही होने लगा था। पहले अंग्रेज जिस समय था उसमें अलग टाइप का सरकार बना हुआ था, मतलब ए बी
अलग टाइप का राज्य बना हुआ था, ABCD करके। लेकिन जब अंग्रेज चला गया तो अब यहाँ कंफ्यूजन हो रहा था कि राज्य कैसे बनाए जाए। सब लोग क्या बोल रहा था, जैसे जो गुजराती बोलता था वो बोलता था कि हमारे शहर का नाम, हमारे राज्य का नाम गुजरात बना दीजिए, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ गुजराती बोलने वाले लोग ही रहेंगे। सबसे ज्यादा जिद कौन किया था, तो तेलुगु, ठीक है, जो आपका तेलुगु भाषा बोलता था, मतलब आंध्र प्रदेश वाले रीजन में वहां का लोग यही बोलता था कि तेलुगु भाषी क्षेत्र को आप बना दो हम लोग के लिए, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तेलुगु बोलने वाले लोग ही रहेंगे, अदर कोई लोग नहीं आएगा। सोचो कि अगर उसके अकॉर्डिंग बना दिया गया होता तो हम लोग अगर हिंदी बोल रहे हैं तो हम लोग बस बिहार में रहेंगे, गुजरात नहीं जा सकते हैं, किसी और स्टेट में नहीं जा सकते हैं। और इसी चीज का बहुत विरोध हुआ था। और इस चीज को देखने के लिए, ठीक है, मतलब आपका राज्य को बनाने के लिए 3 कमेटी बनाया गया था। सबसे पहले कौन सा बनाया गया था, ये बनाया गया था आपका इसके धड़ समिति, शॉर्ट में इसको धड़ समिति भी कहा जाता है। सीधा क्वेश्चन आएगा कि धड़ समिति किससे संबंधित है, राज्य पुनर्गठन आयोग से 1948 में ही बनाया गया था। उसके बाद बनाया गया था JVP समिति, ठीक है, JVP समिति मतलब जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, 3 मेंबर इसमें था। और इसको भी किसके लिए बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित। लेकिन इन दोनों से काम नहीं बना, फाइनली काम बना था किससे, तो फजल अली आयोग से, फजल अली आयोग, ठीक है। आयोग ये कब बना था, ये बना था आपका 1953 में, और ये दोनों बना था आपका 1948 में। ये फाइनली मतलब ये बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ समझा, और भारत में उसमें इतना ज्यादा मांग बढ़ा हुआ था कि भाषा के आधार पर क्या बना दो, राज्य बना दो। ये बोला कि चलो ठीक है भाषा के आधार पर राज्य बना देंगे, तुम्हारा मांग भी पूरा करेंगे, लेकिन उसमें बहुत कुछ क्या होगा, हमारा भी उसमें कुछ कुछ होगा कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग बहुत सारा क्वेश्चन आता है कि फजल अली आयोग में कितने मेंबर थे, 3 मेंबर थे। अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष थे कौन, फजल अली ही, ठीक है, फजल अली अध्यक्ष थे। एक मेंबर ये हो गए, दूसरे मेंबर हो गए हृदय नाथ कुंजरू, हृदय नाथ कुंजरू, बहुत बड़ा एग्जाम में पूछ लिया गया है इन तीनों का नाम। और तीसरा हो जाएंगे KM पनिक्कर, KM पनिक्कर, ठीक है, ये हो गए। ये गठन कब हुआ था, 1953 में, लेकिन अपना रिपोर्ट कब पेश किया, तो 3 साल का गहन अध्ययन के बाद 1956 में रिपोर्ट पेश किया। और उस समय भारत में कितना राज्य बनाया गया था, 14 राज्य प्लस 6 यूटी, जिसका संख्या अब बढ़ के कितना हो गया है, तो अब 14 की जगह पे कितना हो गया, 28, और इसके जगह पे कितना हो गया, 8। मतलब अब 28 राज्य 8 यूटी है, और उसमें कितना था, 14 राज्य 6 यूटी। चलो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो देख लेना, अब पता चल गया हम लोग को 1953 में क्या हुआ था, इसका गठन हुआ गया था। अगर बात करें भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि भारत का सबसे पुराना राज्य आंध्र प्रदेश, भारत का सबसे नया राज्य तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना। किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को, ठीक है। चलो हम लोग यहाँ पे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ फुल एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। हमारा करंट अफेयर्स का भी सेशन चल रहा है, वो भी प्रॉपर पढ़िए। और ये सिर्फ आपका बिहार का ही नहीं, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये मेनली आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही बनाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ।